नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का एजुकेशन कॉन्क्लेव में हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। एक कहावत है कि शिक्षा में निवेश सबसे अच्छे रिटर्न्स देता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन गेट्स यू मैक्सिमम एंड बेस्ट रिटर्न्स। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा में लगातार निवेश किया है, बल्कि यूं कहिए तो भारत के छात्रों के भविष्य को मोड़ देने के लिए एक बहुत भरसक प्रयास किया है। इसमें सबसे बड़ा काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो देश को समर्पित की गई, अभी उसके क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है। आप इसको यूं समझिए कि एक बहुत बड़े जहाज को मोड़ने जैसा काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। अब इसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई है, कितना काम अभी बाकी है, कितना हो चुका है, इस सब पर हम बात करेंगे। हर बच्चे तक बेस्ट एजुकेशन पहुंचे, अवसर पहुंचे, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पहुंचे, उसकी ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट हो, इन सारे प्रयासों को देखते हुए हमारे साथ आज बात करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे सवाल हैं सर, और ये आपका जो सेक्टर है एजुकेशन, हमारे लिए कई बार आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है क्योंकि हम इतना पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इतना जबरदस्त काम हो रहा है। ये थोड़ी हमारी भी कमी है कि इसकी चर्चा उतनी नहीं होती, लेकिन आज उसकी हम पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी इफ यू अलाउ मी सर, लेट मी एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। एक हेडलाइन मुझे बनाने दीजिए। ये जो चल रहा है आपके और स्टालिन साहब के बीच में, ये क्या विवाद है? वो कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ ना दें नरेंद्र मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी, खासकर आप। और 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे ना, मेरा 2,000 करोड़ रुपया आपको कह रहे हैं मेरे अनुदान का रोक लिया है, कह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए भी दोगे, मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों को तमिल और अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा नहीं सीखने दूंगा, हिंदी नहीं थोपने दूंगा आपको। देखिए, मैं स्टालिन जी को आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अपने प्रशासनिक नाकामी को, उनकी गवर्नेंस डेफिसिटी को छुपाने के लिए वो एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वो एक माध्यम मानते हैं कि इसको मैं विरोध करके मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कहता है कि पढ़ाई अपने मातृभाषा में होनी चाहिए, आपातत क्लास 8 तक अगर वो मातृभाषा में होगा, तब बच्चे की मस्तिष्क संपूर्ण रूप से विकसित हो पाएगा, वो डिजाइन थिंकर हो पाएगा, क्रिटिकल थिंकर हो पाएगा, प्रॉपर डिसीजन मेकर हो पाएगा। उसकी पहला शर्त एनईपी ने कहा है अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हिंदी कहां से आया? उन्होंने एक लाइन कहीं दिखा दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर लादने का, थोपने का कहीं निर्देश है या कहीं प्रयास है। इसलिए उन्हें काल्पनिक बात को, एक इमेजिनरी फाइट वो करना चाहते हैं। क्यों? उनको अपना गवर्नेंस में भरोसा नहीं है, लोगों को उनको आने वाले चुनाव में उत्तर शायद देना ना पड़े, इसीलिए वो एक अलग प्लान पे जाना चाहते हैं। लेकिन धरातल, जो ग्राउंड रियलिटी समथिंग डिफरेंट है। तमिलनाडु में पढ़ाई तमिल में ही हो, ये अभी की एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है। तमिल सभ्यता आधारित हो। अगर मैं उसकी एक विपरीत तर्क रखूं, पिछले आजादी के उपरांत 78 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल भाषा, तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति के ऊपर जितने प्रयासों राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल गवर्नमेंट की ओर से किया है, शायद आजादी के उपरांत इतना कभी प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए स्टालिन जी की सर्टिफिकेट की विषय नहीं है। स्टालिन जी एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में, मैं शुरू से कह रहा हूं, उनकी कुछ राजनीतिक कंपल्सन है, उस कंपल्सन से वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं तमिलनाडु को इंडिया प्रवास भी किया हूं, तमिल बच्चों को देश में विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में देखता हूं। मैं इन दिनों में खड़गपुर आईआईटी में एक तमिलनाडु की, अन्ना नगर की तमिलनाडु की लड़की को मिला। उन्होंने वहां बायोसाइंस में वेगन फीस बनाने की एडवांस रिसर्च कर रही है, फ्लुएंटली हिंदी बोल रही है। मैंने उनको पूछा
कि बेटा आप तो तमिल भाषाभाषी हो, आपको हिंदी इतना बढ़िया कैसे हुआ। बोले कि सर मैं जिस प्रोडक्ट को एक एंटरप्रेन्योर के नाते बनाना चाहता हूं, आई नीड टू गो टू ए नेशनल मार्केट। उनकी कॉम्पिटेंसी, उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी तमिल में तो है ही, इसीलिए वो सोच पाई, इंग्लिश में भी है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी चाहती हैं। क्या तमिलनाडु की नई पीढ़ी के बच्चों को मल्टीलिंगुअल होने में उनको आपत्ति किस चीज पे है? क्या तमिलनाडु की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए? तमिलनाडु की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? और अभी भी तमिलनाडु की जो बॉर्डर इलाका में क्या 3 लैंग्वेज नहीं है? जो तेलुगु भाषाभाषी सीमावर्ती इलाका, वहां तेलुगु स्कूल्स में पढ़ते नहीं। जहां मलयालम की केरला की बॉर्डर इलाका में मलयालम भाषा का प्रभाव नहीं है। क्या कर्नाटक की बॉर्डर में कन्नड़ भाषा की प्रभाव नहीं है, वहां नहीं पढ़ना पड़ता? मैं उड़ीसा से हूं, मैं कोई हिंदी भाषाभाषी इलाका का नहीं हूं। सौरभ जी, मेरे प्रांत में मैं सदर्न उड़ीसा को जाऊं तो वहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे है? वहां मातृभाषा हमारा उड़िया है, उड़िया, तेलुगु और इंग्लिश। वहां तो एक चौथा भाषा भी पढ़ना पड़ता है कि वहां की जो ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें अभी की भारत सरकार 100 से ज्यादा द्विभाषी बनाई है, प्राइमर बने, वहां भी उसको यूज करना पड़ता है। 4 भाषा पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं बच्चे, तब जाके उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। नॉर्थ में जाओ वहां बंगाली पढ़ना पड़ता है, वेस्टर्न में जाओ वहां हिंदी पढ़ना पड़ता है, उड़िया, इंग्लिश और कहीं बंगाली, कहीं तेलुगु, कहीं हिंदी। तभी तो जाके हमारा व्यक्तित्व विकास होता है। तो सदियों से चली आ, इनको तो ऐसे परंपरा हमारी है, आजादी के बाद भी चल रही है। 68 के उपरांत तमिलनाडु में एक एग्रीमेंट हुई थी कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होगी। अभी भी भारत की बाकी प्रांतों में शुरुआत के दिनों में थोड़ा पांडिचेरी और नागालैंड उस मॉडल पे थे, धीरे धीरे वो भी मेन स्ट्रीम पे आ गए और हम तमिलनाडु की उस प्रायोरिटी को रेस्पेक्ट भी करते हैं। मैं तो आज उस विषय पे जाना नहीं चाहूंगा। उनके साथ कई राउंड्स की बातचीत हुई, एक स्टेज पे वो राजी भी हुए, तो हम भी कुछ विषय पे रिपोजिशन, वो मान गए थे, पहले मान गए थे। लेकिन फिर मेरे पास जो खबर है, वहां जाने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भी राजी हो गए थे। शायद उनकी कुछ नया लीडरशिप आया है, नया कंपल्सन उनकी डेवलप हुई है, वो एक राजनीतिक भाषा पे गए। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं हम दूसरे भाषा युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हमारे ये तमिल भाषा और उसकी अस्मिता का सवाल है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखिए, क्या वो कौन सी ख्याली दुनिया में है? माननीय प्रधानमंत्री पहला नेता है जिन्होंने तमिल साहित्य की सबसे पुरानी एक ग्रंथ तिरुकुरल को ले जाके सिंगापुर में फर्स्ट इंटरनेशनल तमिल सेंटर बनाई है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे एम्बिशियस एस्पिरेशनल प्रोग्राम करके आज देश भर में तमिल भाषा को एक नए सिरे से प्रस्थापित किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री शायद 100 बार से ज्यादा बार ये कहा है तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और इस बार हमने जो काशी तमिल संगमम आयोजन किया, उसमें हमने काशी में उसको थीम क्या रखा है, ऋषि अगस्त्य जी के बारे में उसको केंद्र बिंदु बनाए हैं। ऋषि अगस्त्य जी कौन थे? तमिल ग्रामर के प्रणेता थे। वहां की जो इंडियन मेडिसिन चलता है, वो सिद्ध मेडिसिन को प्रतिष्ठाता थे। इसलिए स्टालिन जी की ये बयानबाजी, यार उनकी सहयोगी बयानबाजी विशुद्ध राजनीतिक और अपने निहित हितों को प्रस्तापित करने की एक प्रयास है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए इस विषय पर अंतिम बात सर, एनईपी में कहीं भी हिंदी मैंडेटरी हो ऐसा कहीं नहीं है? कहीं भी नहीं है, कहीं भी हिंदी कोई भी भाषा। भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ये उतने में अटकती नहीं है। भारत में सैकड़ों भाषा है जिसकी स्थानीयता महत्व रखता है। जैसे मैंने कहा पूरा भारत की आदिवासी इलाका में वहां सबकी एक एक स्थानीय भाषा है। भारत सरकार के प्रयास रहते हैं उस भाषा तक पहुंचना। एनईपी की प्रमुख रिकमेंडेशन मातृभाषा आधारित शिक्षा। भारत में प्रधानमंत्री जी ने और आगे जाके बात कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ये जो विषय विवाद चल रहा है, ये समय आगे बदल चुका है। 60-70 दशक से आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में हैं। आज भारत की टेक्नोलॉजी देखिए, मैं आपको कहूं, इसीलिए हमने एनईपी में मातृभाषा आधारित शिक्षा इसीलिए कहा गया है।
मैं आपको दुनिया की 3-4 बड़े बड़े टेक्नो इकोनॉमी सुपर पावर को याद दिलाता हूं। जापान, जर्मन, इजराइल, इवन चाइना, ये सब अपना एडवांस इनोवेशन, एडवांस रिसर्च अपने अपने मातृभाषा में करते हैं, तब जाके ये क्रिटिकल थिंकिंग उन बच्चों में आ पा रही है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ है, उसके मूल उद्देश्य है भारत के बच्चों में आत्मविश्वास भरना, अपना क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी बढ़ाना, डिजाइन थिंकर बनना, डिसरप्टिव डिसीजन मेकर बनना। इसीलिए सबसे वैज्ञानिक पाथवे है अपने मातृभाषा में चीजों को समझना। फिर जिसको ग्लोबल मार्केट में जाना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, वो जो भी भाषा पढ़े। भारत में तो सीबीएसई अनेक विदेशी भाषा को भी पढ़ने का अनुमति देता है। इसीलिए जब हम, अगर स्टालिन जी को इंग्लिश भाषा मंजूर है, पड़ोस की तेलुगु भाषा मंजूर नहीं है, कन्नड़ भाषा मंजूर नहीं है, दक्षिण की भाषा में कह रहा हूं, मलयालम भाषा मंजूर नहीं है, तो इनकी थॉट प्रोसेस को मैं क्या कह पाऊंगा। डेमोक्रेसी में मैं धैर्य के साथ उस थॉट प्रोसेस को भी समझाने का कोशिश कर रहा हूं। वो गाली गुलस पे उतर रहे, एक उत्तेजक बात, अस्थिरता की बात कहते हैं। अब सर इंतजार करते हैं आपकी आज की बात का जवाब उनकी तरफ से आएगा जरूर। इतना व्यापक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसको अगर थोड़ा हिस्सों में हम लोग बांट के बात करेंगे तो नतीजे पर पहुंच पाएंगे। सर, स्कूल एजुकेशन, एनईपी में आपने क्या एनविजन किया था? भारत के स्कूलों की शिक्षा कैसी हो, प्राइमरी स्टेज से लेकर के हायर सेकेंडरी तक, कितना काम आपने कर लिया और अभी कितना बाकी है? देखो, ये साल एनईपी इम्प्लीमेंटेशन का 5th ईयर है। 2020 से जब हम उसको इम्प्लीमेंट किए, तुरंत उसी साल अनफॉर्चुनेटली आने वाले कंज्यूकेटिव 2 साल हम कोरोना में फंस गए। फंक्शनली हमको 3 साल मिला है, लेकिन हमें 5 साल, उस 2 साल को भी सरकार ने सही समय, सही तरीके से उसको यूटिलाइज किया। हमने उसकी कैरिकुलम बनाया, हमने उसकी सिलेबस की ओर बढ़े। अभी टेक्स्ट बुक 7 साल की, अभी पहली बार भारत में एज 3 को, जो पहले WCD डिपार्टमेंट अभी हमारा वो दायित्व को संभालता है, आंगनबाड़ी केंद्रों में, शहरों में, प्ले स्कूल में इनफॉर्मली एजुकेशन सिस्टम को चलाया जाता था। 2 उद्देश्य था बच्चों के सामने, न्यूट्रिशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डाला गया एनईपी में। एज 3 to 5, 1, 2, 3, फिर क्लास 1 to रहेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके साथ रहेगा। स्टोरी बेस, भारतीयता की के आधार पर, इसलिए बाल वाटिका से शुरू होती है। फिर क्लास 1 and 2 को एनईपी कहा है कि फाउंडेशनल कोहर्ट, फिर ये प्रिपरेटरी कोहर्ट आता है, फिर 6, 7, 8 ये मिडिल, फिर 9, 10, 11, 12 ये सेकेंडरी। आज 1, 2, 3 अगर मैं आपको एनईपी में, हमारी देश में 26 करोड़ स्कूल बच्चे हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं। मैं जब स्कूल्स कहता हूं, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट की सब्जेक्ट है। प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन मूलतः राज्यों की दायित्व है, लेकिन भारत सरकार उसके साथ पार्टनरशिप करती है। दोनों मिलकर हमारे दायित्व, ये जो 26 करोड़ बच्चे हैं, जो आबादी की एक सब्सटेंशियल साइज है, इसको अगर हम ठीक से नरिश करेंगे, ठीक से परवरिश करेंगे, इन्हीं के माध्यम से हम विश्व में इकोनॉमिक एंड सोशल सुपर पावर बन सकते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। इसीलिए एनईपी ये 15 साल के बारे में खूब महत्व दिया है। अभी नई कैरिकुलम के आधार पर टेक्स्ट बुक बनना शुरू हो गया है, जिस टेक्स्ट बुक में पहली बार स्किल एजुकेशन को एक फॉर्मल एजुकेशन की, पहले स्किल क्या होता था, स्पोर्ट्स क्या होता था, आर्ट, कल्चर, ये सब ऑप्शनल या इलेक्टिव होते थे। कर लेने से ठीक है, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन ये सारा चीजों को व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए, इंटीग्रल डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारा विषय बच्चों की व्यक्तित्व में आनी चाहिए। ये सारे को अभी फॉर्मल सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। क्लास स्किल डेवलपमेंट आप स्कूल्स में शुरू करेंगे 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक। पहले 6, 7, 8 इसमें स्किल ओरिएंटेशन किया जाएगा। फिर 9, 10 में व्यक्ति की, लड़का या लड़की की रुचि के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और 11, 12 में स्पेशलाइजेशन की ओर जाएगा। और दुनिया की जो नया जॉब की लैंडस्केप बन रहा है, पहले 5 साल पहले एआई इतने यूज में नहीं था, मशीन लर्निंग एक विषय नहीं था, चैट जीपीटी के बारे में हम सुना ही नहीं था।
ये जो डिसरप्टिव इमर्जिंग वर्ल्ड आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी पहले विषय ही नहीं था। केमिकल वेपन के बारे में जानकारी इतनी आवश्यकता नहीं थी। इंटरनेट की ओवर डिपेंडेंसी की हानि क्या होती है उसके ऊपर एक सोशल एस्पेक्ट हमें ध्यान में नहीं था। ये सब नई पीढ़ी में टेक्नोलॉजी हमको ईज भी डेवलप करती है, नए चैलेंजेस भी लेके आते हैं। कई सारे जॉब अबोलिश भी हो रहे हैं, कई सारे नया जॉब इमर्ज भी कर रहा है। ये सारे में हमारे अगर हम नई पीढ़ी को हम तैयार नहीं करेंगे, इसीलिए स्किल्स स्पोर्ट्स पहले क्या धारणा था, जिसका कुछ नहीं होता है वो खेलता है, ऐसा नहीं है। हमें आने वाले दिनों में स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्कूल बनानी है। उसकी प्रायोरिटी रहेगा स्पोर्ट्स, उसके साथ साथ उसकी कॉम्पिटेंसी भी, उसकी कॉम्पिटेंसी होगा स्पोर्ट्स में, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस में, साइंस में। लेकिन उसकी प्रायोरिटी रहेगी स्पोर्ट्स में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी आर्ट एंड कल्चर में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी हैंड्स ऑन स्किल में, उसकी प्रायोरिटी रहेगी डिजिटल स्किल्स में। लेकिन उसको मैथमेटिक्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, एनवायरमेंटल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। जिनको एडवांस रिसर्चर बनना है, शायद ये सारा विषय उसकी सेकेंडरी हो जाएगा, उसकी स्टेम प्रायोरिटी हो जाएगा। ये सारे प्रकार की एक फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे हम एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, 5 साल हो गया है, इसमें कुछ काम हुए हैं, अनेक काम और गति से करना पड़ेगा। कोरोना हमको थोड़ा हर्डल्स डाला है, लेकिन मैं आज कहता हूं, आजादी के उपरांत, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के उपरांत अगर सबसे कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट कोई उभर के आ रहा है, इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सारे स्तर पे, सारे राज्यों में, मैं तो इसमें राजनीति नहीं दिखता हूं। भले ही किसी राज्य का कोई पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण उनकी टोन कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में सब लोग सहमत हैं। हमारी बच्चों को, नई पीढ़ी को हमें 21st सेंचुरी स्टैंडर्ड्स की बनानी पड़ेगी, ग्लोबल सिटीजन्स बनानी पड़ेगी। कोई इसके यूनिवर्सली इसको लागू करने के लिए कोई लक्ष्य रखा है आपने, कोई साल? देखिए, एनईपी ने तो कहा है कि 10 साल के बाद उसमें एक नया अप्रोच लेके आएंगे। 5 साल हो गया है और 5 साल हमारे सामने है। हम उस 5 साल के अंदर एक बार और लीप फ्रॉगिंग करके फिर 5 साल, अभी जिस प्रकार के सौरभ जी टेक्नोलॉजी की आयु, कोई भी नया चीज आता है उसकी आयु पहले 25 साल होता था, फिर वो आयु बढ़ के घट के 10 साल हो गया, फिर घट के 5 साल हो गया, अभी तो आयु 6 महीना हो गया। इसलिए इस सारे डिसरप्टिव टाइम पे हमें आने वाले 5 साल के अंदर ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या होती है। और मैं मानता हूं भारत की इनहेरेंट कैपेसिटी कुछ है, भारत की स्ट्रेंथ है स्टेम एजुकेशन। इन दिनों में स्टैटिस्टिक्स आई है, दुनिया के अंदर लड़कियां किसमें ज्यादा पढ़ते हैं। दुनिया की यंग पॉपुलेशन को मैं अगर समीक्षा करता हूं, भारत में सबसे ज्यादा लड़की स्टेम एजुकेशन में पढ़ते हैं। भारत की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दुनिया के अन्य बच्चों की मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में काफी आगे है। भारत में एथिकल लिविंग, हमारी जो सोशल फैब्रिक है, हमारी घर की जो बनावट है, हमारी समाज की जो बनावट है, ये भारत की एडिशनल स्ट्रेंथ है। मैं अगर उसमें फोकस करूंगा, उसको लिवरेज करूंगा, मैं विश्व की, आज दुनिया गांव हो चुकी है, सस्टेनेबिलिटी, न्यू जॉब लैंडस्केप, ये सब नया चैलेंजेस है, उसमें मैं बहुत ही आशावादी हूं और आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, एनईपी एक नित्य निरंतर बदलने वाला दुनिया बन के लेके आएगा और उसमें हमारे बच्चे एकदम दुनिया को लीडरशिप की पोजीशन पे आ जाएंगे। सर, स्कूलों में स्कूल एजुकेशन में आप एक जो बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, उसकी बड़ी चर्चा है कि 10वीं के बोर्ड अब 2 बार हुआ करेंगे और शायद इसी एकेडमिक ईयर से आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है और इम्प्लीमेंटेशन में क्या कहीं कोई आप हिच देखते हैं? देखिए, मैं आपको कहूं, ऑलरेडी हमारे देश में एक लड़के को, क्योंकि परीक्षा बच्चों के लिए एक स्ट्रेसफुल चीज है, इस रियलिटी को, इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। बच्चों को अगर पूछोगे आपको किससे एग्जाम्शन चाहिए, वो कहेंगे परीक्षा पे एग्जाम्शन चाहिए। लेकिन परीक्षा तो देना पड़ेगा, इवैल्यूएशन तो, असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा। आपको परीक्षा से अगर छुटकारा चाहिए तो यही मौका है, आप कुछ कह सकते हैं उनसे। देखिए, सबकी मन में है कि परीक्षा ईज हो, परीक्षा में सहजता है, परीक्षा की परीक्षा लेनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। इसीलिए देखो, देश की, दुनिया में शायद पहला देश होगा जिसकी प्रधानमंत्री खुद आते होंगे, हेड ऑफ द स्टेट खुद आते होंगे बच्चों को मिलने के लिए। आपने देखो, हेड ऑफ प्रधानमंत्री जी की कितने काम रहते हैं,
उसके बाद हर एक साल वो जनवरी फरवरी महीने में समय निकालते हैं, बच्चों के साथ समय बिताते हैं और छोटे छोटे टिप्स देते हैं। दिस टेस्ट कैसे होगे, कैसे रिलैक्स करोगे, कैसे माँ पिताजी के एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर पाओगे, कैसे मित्रों की टीज को कैसे बच पाओगे, रिलैक्स करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे। ऐसे सारे इस बार भी इस परीक्षा पे चर्चा एक अनोखी अनुभव के साथ पूरा हुआ है। मित्रों, परीक्षा को डिस्टेस्ट करने के लिए नए नए रिफॉर्म की भी आवश्यकता है। कई सालों से जो जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कोर्सेज आईआईटी, एनआईटी, स्टेट्स के अच्छे कॉलेजेस के लिए जो एडमिशन होती है, इनको हम लोग 2 बार परीक्षा देने के लिए अनुमति देते हैं। बड़े सक्सेसफुली चल रहा है। एक बार जनवरी में होता है, फिर एक बार अप्रैल में होगा। दोनों में जो सबसे ज्यादा नंबर रखेगा बच्चा उसी को ही ऑप्ट कर सकता है। उस समय में उसी साल उसको बोर्ड एग्जामिनेशन भी देना है, इसलिए उसको 2 एग्जामिनेशन में कभी कभी लगता है कि मैं थोड़ा पहले तैयारी कर ले तो पहले परीक्षा दे दूं, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दूं, फिर बोर्ड के बाद और एक बार एग्जामिनेशन दूं। दोनों में से जो बढ़िया होगा उसको मैं लूं। एनईपी के एक्सपर्ट्स ने यही विषय कहा था कि 10th और 12th में भी 2 बार परीक्षा देने की ऑप्शन दीजिए। जिसमें लड़का या लड़की अच्छा करेगा, स्टूडेंट्स जिसमें अच्छा करेगा उसी को ऑप्ट करेगा। ये एक स्टूडेंट से भी हमने बात किया था। ये एक पॉपुलर एंड अप्रिशिएबल पोजीशन स्टैंड हमने लिया है, इसकी काफी समर्थन मिल रहा है। अभी उसकी प्रस्तावना को सीबीएसई ने परामर्श के लिए, कंसल्टेंसी के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है। अनेक लोग उसमें सुझाव दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से उसको रखा गया, अनेक 1000 सजेशन आए हैं। अमूमन 99% लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके कुछ फंक्शनल सुझाव उसको भी सीबीएसई अकोमोडेट करके 25-26 की जो एकेडमिक ईयर है, जिसकी 25 अप्रैल से शुरू होगा और 26 मार्च तक परीक्षा होगा, अप्रैल उस समय तक 25-26 एकेडमिक ईयर में 10th में 2 बार की परीक्षा की योजना अभी बनाई गई है। जो एनईपी अगर 5-7 साल ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें स्किल मैन पावर, रुचि आधारित चॉइस बेस्ड एजुकेशन, सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की ओर ना बढ़े, जो जिसकी रुचि है। अभी नई पीढ़ी में मैं देख रहा हूं, पीपुल आर वेरी फोकस। मेरे को स्टेम ही पढ़ना है, मेरे को म्यूजिक ही पढ़ना है, मेरे को स्किल्स में जाना है। ये एजुकेशन सिस्टम एनईपी में रिकमेंडेड है। मैं मानता हूं कि अगर जब 5-7 साल इसकी सही इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, हमारी बच्चों में, प्रधानमंत्री जी इन दिनों में एक अच्छी बात कही है, हमारा लिए डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉम्पिटेंसी। अगर हम दुनिया की यंग पॉपुलेशन है, भारत की 60% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप के नीचे है। यह भारत की यूएसपी है। आने वाले 25 साल तक इस पोजीशन पे हम रहेंगे। भारत एक युवाओं की देश रहेगा। उस समय में अगर हमारे बच्चों को हम कॉम्पिटेंसी की लेवल बढ़ाएंगे, तब हम दुनिया की टेक्नोलॉजी के जमाने में दुनिया की जॉब रोल से ही आएंगे। ये जीसीसी भारत में क्यों ज्यादा खोल रहे हैं, ये डिजिटल सर्विस में दुनिया में भारत अव्वल नंबर पे क्यों आ रहे हैं, डीपीआई भारत में इतने क्यों बन रहा है? क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम पे इतने टैलेंट पूल है। आज हमारी एम्बिशन है दुनिया की 50-60% काम भारत में ही होके आ जाए। ये संभव है, इसीलिए हमारी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी बेसिक इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंडिंग कैपेसिटी है, उसको अगर हम ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट कोहर्ट में बनाना शुरू करेंगे, तब हम ग्लोबल लीडरशिप स्पेस में रहेंगे। हमें औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन 4.0 की लीडरशिप स्पेस को छोड़ना नहीं है, हमें उसको हासिल करना है। एनईपी वही रिकमेंड कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बताया गया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा कौन है, तो उन्हीं से तो नहीं बात कर रहा सर? मैं तो अभी शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। मेरे दायित्व तो अभी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पार्ट बाय पार्ट इंप्लीमेंट कैसे करना, उसकी एक होलिस्टिक इंटरकनेक्टेडनेस डेवलप करना। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, जोरदार तालियां प्लीज। बहुत शुक्रिया।